बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, हमारा लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू है। पार्ट 2 है उसका। पिछले लेक्चर में हम जो कर रहे थे वो था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, ये हमारा रजिस्टर्स हो गया था। आपको याद ही होगा रजिस्टर्स के बारे में अभी। ओके, नाउ फिर हमारे पास आ जाता है मेमोरी एंड कंप्यूटिंग पावर। ठीक। अच्छा देखो, मेमोरी को आम तौर पे हम क्या कहते हैं, रैम भी कहते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रैम। अच्छा देखो, हम कहते हैं कि जी मोर द पावर फास्टर द कंप्यूटर। ठीक है, ग्रेटर द पावर फास्टर द कंप्यूटर। या आपको जब ज़्यादा पावर चाहिए होती है, मोर रैम मीन्स द कंप्यूटर कैन use bigger, more powerful program and those programs can access bigger data files। अच्छा, इसको समझने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर है और आप उस पर कोई गेम खेल रहे हैं, लेट्स सपोज, तो जब आप गेम को लॉन्च करते हो या रन करते हो, तो अगर आपकी मेमोरी छोटी है, मिसाल के तौर पे 1 GB है और गेम आपका जो है बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो मेमोरी में अपनी जगह ऑक्यूपाई करके बैठ जाती हैं। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अपनी जगह बना के रैम में बैठा रहता है। फिर मिसाल के तौर पे आपने कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, कुछ जगह उसने ले ली, कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया आपने, थोड़ी जगह वो भी लेके बैठा हुआ है। सही। अब आपने वो गेम लोड किया, सही है। जब आप गेम लोड करते हो तो ज़रूरी है कि वो कहाँ पे जाए, पहले रैम में जाए, मेमोरी में जाए। ठीक है, तो मेमोरी हार्ड डिस्क से वो कहाँ जाएगा, मेमोरी की तरफ जाएगा। अच्छा, अगर मेमोरी में जगह कम होगी तो वो इतना ही पार्ट को लोड करेगा मेमोरी में जितनी उस वक्त रिक्वायरमेंट आपकी, यार हम कहते हैं कि नेसेसरी पोर्शन जो है, जो उस वक्त ज़रूरत होगी, उसको वो उसको मेमोरी के अंदर लोड कर लेगा। ठीक है, फिर वहाँ से वो उसको प्रोसेस कर देगा, रन करेगा। नाउ अब ये जो पार्ट आपने लोड किया है उसमें थोड़ा सा जितना भी है, अब मेमोरी में तो जगह नहीं है कि अब दूसरा गेम का पोर्शन लोड किया जाए, तो हार्ड डिस्क पे एक स्पेस बना होता है जिसको वर्चुअल मेमोरी हम कहते हैं ना, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। उसमें होता क्या है वर्चुअल मेमोरी में, अब ये जो पार्ट, जो पोर्शन इस्तेमाल हो चुका है, ये वहाँ पे जाके डंप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं स्वैप इन स्वैप आउट। जैसे गेम का कुछ पोर्शन लोड हुआ मेमोरी में, उसको हमने कहा जी ये स्वैप इन हो गया। ठीक है, हम क्या कहेंगे, ये स्वैप इन हुआ। ठीक है, जब वो इस्तेमाल हो जाएगा तो ये पोर्शन जो है वापस हार्ड डिस्क पे एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, उसमें ये जाके डंप होता है। ठीक है, ताकि क्यों डंप होता है, ताकि रैम में जगह बन जाए। सही। फिर थोड़ा सा पोर्शन उसमें लोड होता है, वो रन होता है, फिर वो स्वैप आउट होता है, फिर स्वैप इन होता है, फिर स्वैप आउट होता है। तो ये स्वैप इन स्वैप आउट में आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। जैसे जब स्वैप आउट हो रहा है तो उस वक्त कंप्यूटर के पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं प्रोसेस कर रहा अभी। ठीक है ना, अनटिल अनलेस के वो नया पोर्शन स्वैप इन करे। ठीक है, तो इस स्वैप इन और स्वैप आउट में सिस्टम की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। अच्छा, जो ये हम कहते हैं बिगर द मेमोरी फास्टर द स्पीड, अगर हम रैम को ज़्यादा बड़ा करते हैं, अगर हम रैम को बड़ा कर लें, यानी 2 GB कर दें, 4 GB कर दें, अब क्या होगा, जो पोर्शन लोड हो रहा है वो मैक्सिमम पोर्शन लोड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन लोड होगा कहाँ पे, मेमोरी के अंदर। तो अब बहुत देर के बाद वो स्वैप आउट होगा।
ठीक है, हो सकता है जरूरत ही ना पड़े स्वैप आउट लेने की। अब ये देखो, अगर आपको मैं ये डायग्राम दिखाऊं, ये डायग्राम अगर आप देखो, ये वही बता रहा है आपको स्वैप इन एंड स्वैप आउट। अच्छा देखो, विद मोर रैम अवेलेबल, more of the operating system can be loaded from the hard disk at startup। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी रैम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादा पोर्शन जो है वो रैम में लोड होगा। अब जैसे ये इस तस्वीर में देखो, इसमें देखो अगर आप इस वाली में, तो 7 MB कॉपी हो रहा है। ठीक है, अगर 64 MB रैम है तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का 7 MB कॉपीड फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू रैम टू स्टार्टअप, सिर्फ स्टार्टअप करने के लिए। अच्छा, ये रैम ज़्यादा है, ये रैम 128 है, ये 64 MB रैम थी, ये 128 MB रैम है। इसमें देखो 16 MB आ गया, यानी कि ज़्यादा आ गया। तो जितनी बड़ी रैम होगी उतना पोर्शन जो है वो आपका स्वैप इन हो जाएगा। सही। अब आप अगर इस डायग्राम को देखो, if more of the operating system can be loaded into RAM, then less needs to be swapped out, swapped while the computer is running। अच्छा देखो, अगर वो इस्तेमाल हो गया, अब क्या होगा? अब देखो ये स्वैप आउट हो रहा है, स्वैप आउट वापस जा रहा है उसकी तरफ। ठीक है ना? तो 7 MB किया था, फिर वो वापस जाएगा, फिर नया लोड होगा, तो कंप्यूटर आपको इस दौरान स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी रैम ज़्यादा है तो वो एक ही दफ़ा स्वैप इन करेगा और बहुत देर के बाद उसको स्वैप आउट करेगा, बहुत देर के बाद, जरूरत पड़ी तो। द हार्ड डिस्क इज मच स्लोअर देन रैम, सो लेस स्वैपिंग मेक्स फॉर अ फास्टर कंप्यूटर। अगर आप जितनी बड़ी हार्ड डिस्क रखो, जितनी बड़ी मेमोरी रखोगे, तो अ, कम दफ़ा आपको स्वैप आउट होना पड़ेगा, कम दफ़ा आपको स्वैपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसकी वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखो, मोर का मेमोरी, फास्टर का स्पीड। ठीक है, मेरा ख्याल है ये समझ गए होगे बात आपके। मेमोरी अगर ज़्यादा होगी कंप्यूटर की तो ज़्यादा हिस्सा लोड होगा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है ना? ओके। अब जैसे ये सेल्फ चेकिंग के कुछ क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर सीपीयू कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी switches called called bits, ट्रांजिस्टर और रजिस्टर्स। ठीक है ना? बेस 2 इज अनदर नेम ऑफ डैश, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्सा या डेसिमल। सही। ये आप जब इसको पढ़ोगे तो आप ये आसानी से, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, डैश कैन बी रिटन मोर देन 4 बिलियन डिफरेंट कैरेक्टर्स, ये भी आप बहुत आसान है। ठीक है, जब आप इसको पढ़ोगे तो आप इसको भी आसानी से एमसीक्यूज को कर सकते हो। ठीक है ना? ओके, नाउ अगली चीज हम पढ़ते हैं, द कंप्यूटर इंटरनल क्लॉक। द कंप्यूटर इंटरनल क्लॉक, ये तीसरा पोर्शन है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पे अफेक्ट करता है। ओके, नाउ ओके, कोई इशू है इसमें? ओके, खैर। अच्छा देखो, तो तीसरा जो हमारा पार्ट है वो कंप्यूटर्स इंटरनल क्लॉक है। ठीक है। अच्छा देखो, इससे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई क्लॉक है, कोई ऐसी क्लॉक है जिसमें आप टाइम देख सकते हो। ठीक है ना? तो इसका कोई दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है घड़ी से, क्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, एक्चुअली ये क्या है? ये द क्लॉक इज ड्रिवन बाय अ, ये जो क्लॉक है, ये अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ, हाँ,
ओके, अब ये अगर जैसे पढ़ोगे, द क्लॉक इज ड्रिवन बाय अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल. When electricity is applied, the molecules in the crystal vibrate millions of times per second, a rate that never changes. The speed of the vibration is determined by a thickness of the crystal. The computer uses the vibration of the quartz in the system clock to time its processing operation. अच्छा देखो, आसान अल्फाजों में अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्रिस्टल्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना. तो एक सेकंड में वो क्रिस्टल जो हैं, ग्रुप ऑफ क्रिस्टल जो हैं, वो कितनी दफ़ा वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वो कितनी दफ़ा वाइब्रेट करते हैं. अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि जी वो करते हैं जी 1000 दफ़ा करते हैं, ठीक है, 10,000 दफ़ा करते हैं एक सेकंड में, तो वही उसकी प्रोसेसिंग, उस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कहलाएगी. अब देखो ये जैसे दिया है नेक्स्ट पैराग्राफ में, आप देखो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट पीरियड ऑपरेट 4.77 मेगाहर्ट्ज. तो मेगाहर्ट्ज जो है वो इसकी इकाई है. इकाई का मतलब यानी उसकी उसकी मेजर्स है ऑफ साइकिल पर सेकंड. एक सेकंड में वो कितनी दफ़ा वाइब्रेट करता है. मेगाहर्ट्ज मींस, मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है, मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड, ठीक है, मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में बिलियंस टाइम जो है वो वाइब्रेट करता है. गीगाहर्ट्ज का मतलब बिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड, बिलियंस ऑफ सेकंड पर सेकंड, ठीक है ना. नाउ तो अब आप अगर मैं ये कहूँ कि जी द कंप्यूटर ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो क्या है, फॉर एग्जांपल इफ द कंप्यूटर क्लॉक स्पीड इज 800 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, इट टिक्स के मतलब क्या, एक सेकंड में 800 मिलियन टाइम्स पर सेकंड ये वाइब्रेट करता है, ठीक है ना. और यही इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है, ये इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है. क्लॉक स्पीड ग्रेटर देन 1 गीगाहर्ट्ज आर नाउ कॉमन, ठीक है. तो यानी कि मतलब ये हुआ कि द इंटरनल क्लॉक जो है वो कोई घड़ी वगैरह नहीं है, ठीक है, वो क्रिस्टल्स हैं. वो जितनी एक सेकंड में जितनी दफ़ा वाइब्रेट करते हैं, एक सेकंड में जितनी दफ़ा वाइब्रेट करते हैं वही उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कहलाती है. एक सेकंड में जितनी दफ़ा भी वो वाइब्रेट करते हैं वो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कहलाती है, ठीक है ना. तो अब जो है ये तीसरा फैक्टर था, ठीक है. नाउ फोर्थ फैक्टर, फोर्थ फोर्थ जो है हमारा वो है बसेस, ठीक है. अच्छा देखो बसेस क्या है. अब बस इज अ पाथ बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. एक मदरबोर्ड है आपके पास, अगर आप उसको देखो तो उसमें बेशुमार आपको बारीक बारीक लाइंस नजर आएंगी, ठीक है, गोल्डन सिल्वर किसी भी किस्म की हो सकती है. नाउ ये जो लाइंस होंगी ये हमारी बसेस कहलाती हैं, ठीक है. बसेस क्या है कि ये पाथ है इलेक्ट्रॉनिक पाथ फॉर ट्रैवलिंग डेटा, इलेक्ट्रॉनिक पाथ फॉर ट्रैवलिंग डेटा. नाउ बुनियादी तौर पे देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बसेस. बुनियादी तौर पे बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन बसेस इन द कंप्यूटर. इंटरनल बस, एक इंटरनल बस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस कहते हैं, ठीक है. और एक एक्सटर्नल बस होती है जिसको हम एक्सपेंशन बस कहते हैं, ठीक है. इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है. बसेस क्या है कि जी पाथ है, इलेक्ट्रॉनिक पाथ है डेटा को ट्रैवल करने के लिए. बुनियादी तौर पे बसेस दो किस्म की होती हैं. एक हमारी इंटरनल कहलाती है जिसको हम सिस्टम बस भी कहते हैं.
एक हमारी एक्सटर्नल बस कहलाती है जिसको हम एक्सपेंशन बस भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सटर्नल और एक्सपेंशन बस क्या होती है। कि जितने भी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड पे बाहर से लगे होते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल डिवाइसेस जितनी भी आपके सीपीयू जिसको आप कहते हैं या जिसको आप सिस्टम केस कहते हैं, उसके बाहर से जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं, कीबोर्ड, माउस, मोडेम, प्रिंटर, जो भी ड्राइव्स हैं, जो भी चीज़ें बाहर से प्लग इन हो रही हैं, उस सिस्टम यूनिट के बाहर से, डब्बे के बाहर से जो चीज़ें प्लग इन हो रही हैं उसमें, वो सारी हमारी थ्रू एक्सटर्नल बसेस कहलाती हैं। वो जो हमारी एक्सटर्नल बसेस हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो वो हमारी सारी एक्सटर्नल बस होती है। अच्छा, इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ बस भी होती है, वो मैं भी बताता हूँ आपको। देखो, फिर उसके बाद हमारी आ जाती है इंटरनल बस। उसके बाद हमारी आ जाती है इंटरनल बस। इंटरनल बस भी दो किस्म की होती हैं, एक हमारी कहलाती है डेटा बस और एक हमारी क्या कहलाती है, एड्रेस बस। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि जब भी हम डेटा सेव करते हैं कंप्यूटर में, चाहे वो मेमोरी में हो, चाहे वो हार्ड डिस्क पर हो, या कहीं पे भी आप डेटा सेव कर रहे हैं, तो वो किसी एड्रेस पे सेव होगा। ठीक है, वो किसी एड्रेस पे सेव होगा ना। मिसाल के तौर पे मैं कोई हार्ड डिस्क पे डेटा सेव कर रहा हूँ, तो वो ऐसे जाके सेव नहीं हो जाएगा, किसी एड्रेस पे होगा। इसका मतलब दो बसेस हमें चाहिए, एक में से डेटा जाएगा और एक में से उस डेटा का एड्रेस जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी दो बसें होती हैं। अच्छा, फिर से सुन लो एक दफ़ा कि बसेस जो हैं, बुनियादी तौर पे दो किस्म की बसेस हैं, एक एक्सटर्नल और एक एक्सटर्नल को हम एक्सपेंशन भी कहते हैं, एक इंटरनल होती है जिसको सिस्टम बस भी कहते हैं। ओके, नाउ एक्सटर्नल मैंने आपको बताया, एक्सपेंशन बस। एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस क्या होती हैं? ये वो बसेस होती हैं कि जो सिस्टम यूनिट के बाहर से जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं, वो सारी थ्रू एक्सटर्नल बसेस होती हैं। ठीक है, अच्छा इंटरनल बसेस क्या होती हैं? जो मदरबोर्ड के ऊपर होती हैं, जो मदरबोर्ड के ऊपर आपको नज़र आती हैं, जो अंदर होती हैं उसके, वो दो किस्म की होती हैं, एक डेटा की, एक डेटा बस कहलाती है और एक एड्रेस बस कहलाती है। अच्छा, कंप्यूटर में क्योंकि कोई भी डेटा बगैर एड्रेस के सेव या रिट्रीव नहीं होता, एक्सेस भी नहीं आप उसको कर सकते और सेव भी नहीं कर सकते बगैर एड्रेस के। तो जब डेटा सेव होने के लिए जा रहा है, तो डेटा जा रहा है, उसके साथ पैरेलल उसका एड्रेस भी जा रहा है, उस डेटा का एड्रेस भी जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी ये बसेस होती हैं। अच्छा, एक एक और बस है जिसको हम कहते हैं सीपीयू। तो सॉरी, आई एम सो सॉरी, जिसको हम क्या कहते हैं, आप वो डिवाइस होती है ना आपके पास, यूएसबी, जिसको आप यूएसबी कहते हो, एक डिवाइस होती है। एक्चुअली वो फ्लैश मेमोरी होती है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो। अच्छा, हर एक सिस्टम में अब जो आ रहे हैं सिस्टम, उनमें यूएसबी पोर्ट होती है, यूएसबी पोर्ट होती है, जिसमें आप यूएसबी डिवाइस को लगाते हो। अच्छा, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका मतलब ये एक स्पेशल रास्ता है, एक स्पेशल रास्ता है जो बाहर से एक स्पेशल बस है जो डेटा के फ्लो के लिए बनाई है, जिसका नाम क्या रखा है उसका, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये एक अलग टाइप की बस है। ठीक है, ओके, नाउ तो ये चार फैक्टर थे हमारे पास। ये चार फैक्टर थे जो हमारी कंप्यूटर की स्पीड को अफेक्ट करते थे, यानी कि उसको तेज़ करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती थी वो हमने आपको बताई कि जी, पहला रजिस्टर था, फिर हमने पढ़ा जी मेमोरी, तीसरा इंटरनल क्लॉक और चौथा बसेज हैं। ठीक है ना, ओके, नाउ अच्छा, इसमें एक चीज़ और करनी है। अच्छा, ये देखो, ये हमारे पास लिखा है कैश मेमोरी।
नो, ये देखो कैश मेमोरी। ओके, अच्छा देखो कैश मेमोरी में आप देखो, मूविंग डेटा बिटवीन रैम, moving data between RAM and CPU. Register is one of the most time consuming operation a CPU must perform. ठीक है, simply because RAM is much slower than the CPU. अच्छा, a partial solution of this problem is to include a cache memory in the CPU. Cache pronounced as cache, CASH, ठीक है, CACH ही लिखा हुआ है। लोग इसको कैची भी पढ़ लेते हैं, कैशे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने क्या प्रोनाउंस करना है, कैश, CASH, कैश मेमोरी। नाउ अच्छा, अब आपने देखना है ये बेटा कि कैश मेमोरी होती क्या है। देखो एक प्रॉब्लम ये है कि जब प्रोसेसर को मुख्तलिफ किस्म की कैश हो सकती हैं, डिफरेंट जगहों पे प्लेस की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू कि कंप्यूटर की कैश एक्चुअली होती इसलिए कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को बढ़ाया जाए, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को इंक्रीज किया जाए, इन्हेंस किया जाए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जी प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, आप पीछे पढ़ चुके हो व्हाट इज फेचिंग, कहाँ से करता है, मेमोरी से करता है। ठीक है, नाउ देखो दो बातें हैं, मेमोरी का फासला और प्रोसेसर का फासला दूर है, यानी हर दफ़ा वो इंस्ट्रक्शन पे फेच करेगा, इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा, कहाँ से, मेमोरी से करेगा। अच्छा, एक एक करके अगर फेच करेगा तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, ठीक है, प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। अच्छा, अगर अगर मैं इनके दरमियान में, मेमोरी में और प्रोसेसर के दरमियान में कैश लगा दूं, कैश मेमोरी लगा दूं, अब क्या होगा, मिसाल के तौर पे अब मैं, अब प्रोसेसर जो है वो कैश से इंस्ट्रक्शन लेगा, यानी कि एक एक कैश चली गई, सॉरी एक इंस्ट्रक्शन चली गई, मेमोरी से दूसरी इंस्ट्रक्शन कैश में आ गई, यानी बीच में एक आप और मेमोरी लगा दोगे जो बहुत फास्ट होगी और टेम्परेरी होगी। सही, ये होल्ड करके रखेगी, डेटा को होल्ड करके रखेगी उस वक्त तक जब तक आप उस वक्त तक आप इसको होल्ड करके रखोगे जब तक आपके प्रोसेसर को उसकी ज़रूरत नहीं होगी। मेरे ख्याल में मैं समझा पाया हूँ आपको ये बात कि रैम और प्रोसेसर के दरमियान में फासला ज़्यादा है, तो एक एक अगर इंस्ट्रक्शन आएगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेहतर तरीका है कि प्रोसेसर के करीब एक और मेमोरी लगा दो, उस मेमोरी का नाम कैश है जो बहुत फास्ट है। अब क्या होगा, इंस्ट्रक्शन उसमें आके जमा हो जाएंगी, मिसाल के तौर पे 20 इंस्ट्रक्शन आके जमा हो गई और आपका सीपीयू वहाँ से एक एक इंस्ट्रक्शन लेता गया। ठीक है, और जैसे जैसे खाली होती जाएगी कैश, पीछे से इसमें नई इंस्ट्रक्शन लगती जाएंगी। ठीक है ना। अच्छा, इतनी बात आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो जानी चाहिए। नाउ फिर हमारा क्या है कि हमने कहा कि जी कैश मेमोरी, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक एक होती है L1, L2 और L3 कैश। L1 का मतलब क्या होता है, L1 का मतलब होता है लेवल 1, L2 का लेवल 2 और L3 लेवल 3। अच्छा, इसी में वो आगे जाके लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्या है, काफ़ी बड़ा है वो लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको मुख्तसर करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको L1, L2 एंड L3 कैश मेमोरी। अच्छा देखो कुछ मदरबोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ये कैश मेमोरी मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। अच्छा, कुछ होते हैं जैसे इंटेल के मदरबोर्ड हो गए, ये प्रोसेसर के अंदर ही लगा देते हैं मेमोरी। ठीक है, वो उससे क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा तेज़ हो जाता है सिस्टम, ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अगर शायद उन्होंने यहाँ पे
लिखा हो तो नज़र आ जाए। CPU, ठीक है। विदाउट कैश योर कंप्यूटर लेट 19 मेमोरी। This CPU resident cache is often called L1. Today many CPU have। अच्छा, अच्छा इसको आप, हाँ ये लिखा हुआ है शायद। Intel and AMD found that placing the L2 cache on another hard। अच्छा 12, ये L1 L2, अच्छा ये 12 कुछ कुछ जैसे इंटेल हो गया, और इंटेल के प्रोसेसर, इंटेल और एएमडी हो गए, ये आमतौर पे ये जो है प्रोसेसर के अंदर ही कैश लगा देते हैं। देखो L1 L2 L3 इस कदर फ़ायदेमंद चीज़ है, और इससे कंप्यूटर की स्पीड इस कदर इन्हेंस हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करो मुझे 2+2 करना है, 2 जमा 2, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, ना बाहर लगी हुई है, ना, चलो बाहर लगी हुई है, प्रोसेसर के बाहर लगी हुई है, लेकिन अंदर नहीं लगी हुई कोई। अच्छा इंस्ट्रक्शन क्या, 2+2। अच्छा जब मैं 2+2 लूँगा, प्लस करना है, क्या प्लस करना है, 2 करना है, ये सारी चीज़ें मेरी मेमोरी से आ रही हैं, और एट द एंड मैं 4 आंसर रिटर्न कर दूंगा कि 4 आंसर आया। लेकिन अगर लिखा हो 2+2+3, ठीक है, तो जब मैं 2+2 करूँगा तो मैं रिटर्न करूँगा, फिर मेरे पास वापस आएगा कि इस 4 में 3 जमा करना है, तो मैं 7 कहूँगा। अच्छा अगर ये L1 L2 अंदर ही लगी हुई है प्रोसेसर के, तो क्या हो रहा है देखो, 2+2 कितना हो गया, 4, ठीक है ना। 4 जो है वो कहाँ पे रख लिया, उसको L1 में रख लिया, उसके आंसर को L1 में रख दिया, पीछे नहीं भेजा। फिर आगे क्या करना है, उसमें 4 में 3 प्लस करना है। तो अब वो बनस्बत इसके कि मैं मेमोरी से मंगवाता, वो 4 वो प्रोसेसर के अंदर ही रखा हुआ है, तो वहीं से करीब से आपने वो 4 में 3 ऐड करके अब आपने रिटर्न कर दिया 7 जवाब, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 L2 और L3 कैश मेमोरीज जो हैं वो, उनका काम क्या, बुनियादी काम क्या है। देखो L1 जो है वो लेटेस्ट डेटा को होल्ड करती है, ठीक है। मैं आपको चीज़ें दिखाता जाऊँ साथ साथ बुक से, तो आपको, अच्छा देखो, देखो L1 L2 एंड L3 ऑल स्पीड ऑफ द CPU। L1 कैश, हाँ देखो ये L1 कैश होल्ड इंस्ट्रक्शन दैट हैव रिसेंटली रन, जो उसी वक्त रन होनी है वो होल्ड करके रखता है L1। L2 क्या है, L2 कैश होल्ड्स पोटेंशियल अपकमिंग इन द स्ट्रक्चर, जो आने वाली होती हैं उसके बाद जो इस्तेमाल होने वाली होती हैं उनको होल्ड करते हैं। L3 होल्ड्स मे ऑफ द पॉसिबल इंस्ट्रक्शन, जो मुमकिन है इसके बाद की इंस्ट्रक्शन होगी उसको होल्ड करता है, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि ये चीज़ें CPU अपने अंदर ही अगर रख ले L1, जो जो उसी वक्त रिसेंटली इस्तेमाल होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को, तो वो फ़ौरन वहीं से कर लेगा L2, जो उसके बाद आनी है अपकमिंग, ठीक है ना। हाँ, जो उसके बाद अपकमिंग है, जो उसके बाद आनी है उनको वो होल्ड कर लेता है, और L3 जो है वो पॉसिबल इंस्ट्रक्शन जो भी उसके बाद आनी है। तो इन सब का मकसद क्या है कि कंप्यूटर की स्पीड को इन्हेंस करें, फास्ट करें, ठीक है। तो कैश का एक ऐसा रोल है कंप्यूटर को फास्ट करने में कि मेरा ख्याल है इससे बड़ा रोल और किसी चीज़ का नहीं है। तो कैश मेमोरी जो है वो, उसका रोल कंप्यूटर को, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, और क्या है इसमें जो पढ़ाने वाली चीज़ है। ओके, अच्छा बेटा, अच्छा देखो, ये आपने जो है ये करने हैं खुद ही बैठ के घर में, मल्टीपल चॉइस, ये आपने करना है मल्टीपल चॉइस, ठीक है, आसान है।
ये आखिरी वाला क्या है? दिस कैश होल्ड्स द मोस्ट रिसेंटली यूज डेटा इन और इंस्ट्रक्शन। कौन सा क्या आंसर होगा, आपको पता है ना? मोस्ट रिसेंटली डेटा जो होल्ड करें। अच्छा, एक चीज, एक कॉन्सेप्ट हो रहा है पाइपलाइनिंग का, एक कॉन्सेप्ट हो रहा है पाइपलाइनिंग, ठीक है? ये मैं जब तक बोर्ड पे आपको ना समझाऊं तो ये मेरा ख्याल आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है पाइपलाइनिंग का। अच्छा, इसमें क्या है, देखो, पाइप लाइनिंग तो ऐसा लगता है कोई पाइप वगैरह, ठीक है? तो पाइप लाइनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे ये मल्टीटास्किंग पॉसिबल हुई। मल्टीटास्किंग क्या चीज़ होती है हमें पता है ना? यानी कि आपने एक सॉन्ग लगा लिया कंप्यूटर पे और आप ब्राउजिंग कर रहे हो और आपने 500 पेजेस प्रिंट के लिए दे दिए, सही है? तो इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। यानी एक वक्त में एक से ज़्यादा काम आपका कंप्यूटर करता है, इसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। थ्रेडिंग, ये थ्रेडिंग लिखी हुई है एमसीक्यू नंबर 9 में। पहली ऑप्शन क्या लिखी हुई है? थ्रेडिंग। अच्छा देखो, थ्रेडिंग थ्रेडिंग क्या होती है? डेफिनेशन क्या? फेच वन इंस्ट्रक्शन, फेच वन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम और मेमोरी। फेच, फेच आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है? फेच वन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम और मेमोरी इज कॉल्ड थ्रेड, ठीक है ना? तो थ्रेडिंग, पाइपलाइनिंग, कैश आप समझ गए, मल्टीटास्किंग भी आपको पता है। लेकिन मल्टीटास्किंग पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि पाइपलाइनिंग ना हो, ठीक है ना? पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आप आपको याद रखना है। जब इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हों तो आपने एक तो पाइपलाइनिंग का मुझसे पूछना है, पाइपलाइनिंग नोट कर लें जो अच्छे बच्चे हैं क्लास के, पाइपलाइनिंग, थ्रेडिंग, ठीक है? और आपने वो करना है अभी कन्वर्जन्स। इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में आपने जो चीज़ें करनी है, जो हम क्लास में इंशाल्लाह करेंगे, जो मुझे मुश्किल पेश आ रही है ऑनलाइन में, वो हमारी क्या? थ्रेडिंग, पाइपलाइनिंग और मल्टीटास्किंग में आपको ये क्लास में इंशाल्लाह ये मैं आपको बता सकूंगा ना ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ, ठीक है? तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी जो है हम इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है इसको हम अ, करेंगे फिर कंटिन्यू, ठीक है? अगली क्लास का टॉपिक हम इंशाल्लाह एक चैप्टर 5A में कुछ 2-4 चीज़ें रह गई हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2 कैश? डिस्क्राइब हाउ वर्चुअल मेमोरी वर्क्स। अच्छा देखें, अगर आप कुछ बच्चे मुझे, ठीक है, मुझे 2-3 सवालों के जवाब चाहिए, ठीक है? व्हाट इज मेंट बाय वर्ड साइज? व्हाट इज मेंट बाय वर्ड साइज? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? अ, और मुझे आप इसका जवाब दो क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप मुझे इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है ना, तो वेल एंड गुड। मैं आपको ईमेल अपना बता देता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस जो है आप नोट कर लो और आप उस पर मुझे ईमेल करके 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप मुझे ये बता सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ज़रा मैं देखूँ कितने बच्चे जो हैं वो दिलचस्पी लेते हैं। ओके, अगर आपको नज़र आ रहा हो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ।
मेरा ईमेल एड्रेस है syawar2009@gmail.com। ठीक है, तो अगर आप मुझे मेल करो इस पे ये 2 आंसर जो मैंने आपसे अभी पूछे हैं। ठीक है, syawar2009@gmail.com। उस पे आप मुझे हवाला दे दीजिएगा कि आप कहाँ के स्टूडेंट हो, बेनज़ीर भुट्टो के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 के आप शॉर्ट आंसर मुझे लिख के दो। ठीक है ना, तो इस पे ईमेल करो ताकि पता चले कि बच्चे कितने इंटरेस्टेड हैं और कम्युनिकेशन भी आपके साथ रहे। ठीक है बेटा, तो अब हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। नोट कर लिया होगा आपने इसको। ओके, ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह जो है अब अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।